हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ भी ख़त्म हो चुकी है और हम ये सीरीज़ हार गए हैं 3-0 से। ये वाला मैच हम हारे हैं 25 रन से सिर्फ, जहाँ की चेज सिर्फ 147 रन्स का था। जी हाँ, तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ होनी चाहिए इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ऑर्डर को नहीं बिगाड़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैट्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पॉइंटर्स के बारे में जो कि मैच के बारे में होंगे, और उसके बाद रोहित शर्मा के कॉन्फ्रेंस के बारे में बात होगी, या कोई और भी कमेंट जो आया है जैसे शुभमन गिल की तरफ से उसके बारे में बात होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं स्टैट्स के साथ। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत करके सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। हालांकि पहले इनिंग तक ऐसा लग रहा था कि उनका फैसला सही नहीं होगा, जो कि थोड़ा सा डाइसी था इंडिया के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, इंडिया के अभी करंट टेस्ट मैच के फॉर्म को देखते हुए। तो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 235 रन बनाए, डैरल मिचेल ने 82 रन बनाए और विल यंग ने बनाए 71 रन। तो इसमें 5 विकेट लेके गए रविंद्र जडेजा और 4 विकेट लेके गए वॉशिंगटन सुंदर, और इसी के साथ ये पारी समाप्त हुई। इसमें भी स्पिनर्स ने रूल किया और फर्स्ट इनिंग न्यूजीलैंड की खत्म हुई 235 रन पे, जो कि शुरू में देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जो फॉर्म थी इंडिया की उसके हिसाब से मुझे फिर भी डर लग रहा था। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए इंडिया ने बनाए 263 रन, जिसमें 90 रन बनाए थे शुभमन गिल ने और 60 रन बनाए थे ऋषभ पंत ने। यहां पर 5 विकेट लेके गए एजाज पटेल, और मैं आपको बता रहा हूं उनकी स्पिन वानखेड़े की पिच पे डेडली साबित हुई है इंडियन टीम के लिए। जब सेकंड इनिंग आई न्यूजीलैंड की तो उन्होंने बनाया सिर्फ 174 रन और पूरी न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई। इसमें विल यंग ने बनाए 51 रन और 26 रन बनाए ग्लेन फिलिप ने। अगेन 5 विकेट लेके गए रविंद्र जडेजा, 3 विकेट लिया रविचंद्रन अश्विन ने। कि जब इंडिया आई अपने सेकंड इनिंग की बैटिंग करने के लिए, लोग 121 रन पे ऑल आउट हो गए। जहां पहले ही ये इस सीरीज में 46 रन पे ऑल आउट हो चुके थे, वहां पर फिर से 121 रन पे आउट हो जाना ये बहुत ही शर्म की बात थी। लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऋषभ पंत ने बनाए थे 64 रन, और जो सेकंड हाईएस्ट था वो था वॉशिंगटन सुंदर के नाम का, और उन्होंने बनाए थे 12 रन। आप समझ लीजिए कि अगर वॉशिंगटन सुंदर 12 बना के गए हैं तो बाकी की टीम में बड़े योगदान क्या होंगे। इसमें भी एजाज पटेल 6 विकेट ले गए और 3 विकेट लेके गए ग्लेन फिलिप। स्पिन को समर्पित हो गई पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप। तो इसने बहुत सारी चीज़ें, एक तरीके से बहुत सारी पोल खोल दी है इंडियन टीम की। अब इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे एजाज पटेल अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, और विल यंग रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज़। जाहिर सी बात है इन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी वैसे थे, तो इनको अवार्ड भी मिला और साथ के साथ इनको ट्रॉफी भी मिली। न्यूजीलैंड की टीम ने सेलिब्रेट भी किया। अगर हम ये कहें कि स्पिन के आगे इंडियन टीम पानी मांगती नजर आई, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ उन पॉइंटर्स की जो मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा अगर इन पर ध्यान देते तो ये मैच इतना बुरा तो नहीं होता। क्योंकि देखो, जीत हार का हम सभी मानते हैं, आप और मैं, हम सभी मानते हैं कि जीत हार होती रहती है गेम में, लेकिन ऐसी हार जहां आप फाइट करते भी नजर ना आओ, ये बहुत बुरी होती है। और इसमें एक बात तो है कि गेम एक तरफा चल रहा था। तो अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स पे, और आपके अगर कोई पॉइंटर्स है जो आपको लगता है कि रीज़न बने इंडियन टीम के हार का, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट कि रोहित शर्मा, जो कि हमेशा दावे करते रहते हैं कि भाई हम प्लेयर्स को डांटेंगे नहीं और उससे हम प्लेयर बना रहे हैं, तो अगर आप एक अच्छे बैट्समैन हो, आप ऊपर क्यों आ रहे हो? मतलब एज ए कैप्टन आपको टीम का साथ देना चाहिए। आज जाकर के मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि आखिर धोनी धोनी भी बहुत बड़ा हिटर था। आखिर क्यों वो टॉप ऑर्डर में ना आकर के आखिर क्यों वो टॉप ऑर्डर में ना आकर के डाउन द ऑर्डर आता था, ताकि बाकी सबको मौका मिले आगे खेलने का, और अगर मैच को बचाना पड़े तो वो खुद पे लेता था। ठीक है, तो उसे देखते हुए मुझे आज जाकर के रियलाइज होता है, क्योंकि मुझे हमेशा से देखनी थी कि धोनी की बैटिंग का जो खौफ हम सुनते हैं, उस तरीके का खौफ जो है उन्होंने ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं कि बैटिंग में बिताया। जब से वो कैप्टन बने, बैटिंग को तो एक तरीके से उन्होंने सेकंड स्पॉट दे दिया था, तो उस तरीके से खेलते रहे वो। लेकिन सोचने की बात है, जो बंदा छठे और सातवें नंबर पे आकर के अपने ज़्यादातर रन बना के गया है, वो अगर ऐसे ही अगर स्टार्टिंग में आता
ओपनिंग करता या 1 डाउन आता, 2 डाउन आता, तो उसके स्टैट्स शायद आज हम ये बात ही नहीं कर रहे होते कि किसके सबसे ज़्यादा रन हैं, ये सोचना ही नहीं पड़ता किसी को। मगर आज हम स्टैट्स की बात करते हैं, तो कैप्टन के तौर पे मैं कहता हूं कि आप जहां आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, देखो वो T20 का टाइम चला गया जहां आप हिटर बन के खेलते थे, आज आपकी टीम में सारे हिटर। इंडियन टीम की अब ये प्रॉब्लम बन गई है कि उनके पास सारे के सारे हिटर हैं, उन सबको सिर्फ T20 खेलना आता है। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो डिफेंस कर सकता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वीप खेल सकता हो, वैरायटी ऑफ शॉट्स नहीं है अब इंडियन टीम के पास। 2-4 चीज़ों से हम प्लेयर को डिफाइन करते हैं कि भाई स्क्वायर ड्राइव मार रहा है तो ये सचिन से बेटर है, और उसके हिसाब से उसका रैंक ऊपर कर दो। सचिन बॉलें कितनी रोक सकता था वो किसी को नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो इंडियन टीम जो है ये T20 के चक्कर में खत्म हो गए। हम T20 के चैंपियन हैं। अब मैं कहूं कि इन्हें स्पिन नहीं खेलना आता है, वो भी इनकी एक कमी थी। साथ ही मैं कहूंगा कि अगर आपको पता है कि इस पिच पे स्पिनर्स चलने वाले हैं, तो आप लेके आ रहे हो 3 स्पिनर अपने साथ, तीनों के तीनों फिंगर स्पिनर हैं। सेम पॉइंट है सेकंड मैच वाला कि रिस्ट स्पिनर आपने क्यों नहीं रखा। अगर आपके पास 2 स्पिनर हैं, आप कोई भी अपने 2 फिंगर स्पिनर रख लो। बॉलिंग तो आपके बैट्समैन भी कर सकते हैं, 2 फिंगर स्पिनर रखो, एक रिस्ट स्पिनर रखो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपको एक बंदे से बॉलिंग नहीं करानी थी, एक बॉलर से बॉलिंग ही नहीं करानी थी पेसर से, तो आप चौथा भी कुलदीप लेके आ जाते हैं ना, उससे भी काम हो सकता था। लेकिन पता नहीं रोहित शर्मा किस जोन में चले गए हैं। आई डोंट थिंक कि उनका माइंड सही प्लेस पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सोच नहीं सकते या वो एनालाइज गलत करते हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम प्रेशर में होते हैं और उसकी वजह से हम सही चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और मुझे लग रहा है अभी रोहित शर्मा के साथ वही हो रहा है। इस बार भी यही सब हुआ है कि डिफेंस करते हुए ना ये कैच देते गए हैं। लास्ट मैच के रिव्यू में भी मैंने कहा था कि अगर ये डिफेंस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको इनके पास सारे T20 वाले प्लेयर हैं, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है इनके पास जो डिफेंस कर सके, और डिफेंस करने की कोशिश करेंगे तो ये हारेंगे। सबसे अच्छी बात ये थी कि सेकंड इनिंग में रोहित शर्मा डिफेंस करते हुए आउट नहीं हुए, तो वो देख करके मुझे एटलीस्ट सुकून रहा कि हाँ अगर आप खुल के खेलना चालू करोगे तो हाँ 2 इनिंग में आप फ्लॉप हो गए लेकिन तीसरे में आप हिट करोगे। लेकिन अगर आप तीनों इनिंग में रोकते हुए आउट हो गए हो तो मैं मतलब उसे जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता है कि आप टॉप ऑर्डर में आ रहे हो ये सोच करके कि आप बहुत बड़े हिटर हो और आप हिट करने के बजाय डिफेंस करते हुए आउट हो गए। लेकिन उनकी लास्ट मैच की सेकंड इनिंग से सीख ली ऋषभ पंत ने, और इस बार वो आगे करके आगे आए और डिफेंस करते हुए आउट हो गए। ये बिल्कुल समझ के परे था कि आप आगे बढ़ के डिफेंस क्यों करोगे, पीछे रहोगे। बॉल अगर आपकी स्पिनर की थम के आ रही है तो आप आराम से उसको पुल और हुक कर सकते हो, मार सकते हो, उस पर शॉट मार सकते हो, ड्राइव खेल सकते हो, अपना स्ट्रोक खेल सकते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप रुक रहे हो, उसको डिफेंस कर रहे हो और कैच दे दे रहे हो। क्या स्पिन इतनी समझ में नहीं आ रही कि आपको हाफ पिच की बॉल ही समझ में नहीं आ रही कि किधर को जा रही है? अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो फिर तो ये आंखें दान कर देनी चाहिए। अगर बॉल ही दिखनी बंद हो गई है तो फिर तो मतलब ही नहीं है ना कि आप क्या खेलने गए हो वहां पर, फिर तो खेलने दो जो खेल रहा है उसको। तो टर्निंग ट्रैक, डिफेंसलेस इंडियन क्रिकेट टीम, दैट्स इट। ये है इस मैच का रिव्यू। 147 चेज नहीं कर पाए वर्ल्ड की बेस्ट बैटिंग लाइनअप। तो एशिया के जो शेर है ना वो न्यूजीलैंड के कीवीज का शिकार हो गए, और ये सच है। अब बात करते हैं रोहित शर्मा ने जो कॉन्फ्रेंस की उसकी। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि रोहित शर्मा के किसी भी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेम चीजें रिपीट होती हैं, मगर इस बार लगता है रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी के वीडियोस देख के आए थे। तो इस बार उन्होंने ये नहीं कहा कि बैट्समैन बॉलर्स दोनों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बैट्समैन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जैसे धोनी किया करते थे कभी, सेम चीज़ कि अब वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं क्योंकि हम तीनों मैच हार गए हैं। शुरू से वो ये कहते हैं कि नहीं हमने कमबैक किया है, फिर दूसरा भी हार गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं पॉजिटिव सोचो, अब मैं माहौल नहीं बिगाड़ूंगा, और ये कर दिया है। तो
पहला पॉइंट तो यही है कि पहले तो उन्होंने समझाने की कोशिश की लोगों को कि अप डाउन चलता रहता है यार, ये मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो भाई जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी। लेकिन आप कहाँ थे जब श्रीलंका में, हम श्रीलंका दौरे में ऐसे ही एक के बाद एक मैच हारते गए, वहाँ भी आपका यही चल रहा था कि पॉजिटिव साइड देखो, ये देखो, वो देखो, और वहाँ भी हम एक के बाद एक मैच हारते गए। यहाँ भी आपने वही किया कि पहले के बाद आपने दूसरे में कहा, दूसरे के बाद आपने तीसरे में, तीसरा भी हार गए, वो भी 147 का चेज़ नहीं हो रहा है हमसे। उसने ये भी माना कि ये उनकी कैरियर का लोएस्ट है एज कैप्टन, क्योंकि वो लगातार 3 गेम हार गए हैं इंडियन सॉइल पे, और इसकी वजह से उनको मतलब इसे वो अपने कैरियर का लोएस्ट बता रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जहां आपके पास एक तरफ विराट कोहली है, जो जिसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता क्या है वो आपको इनपुट दे नहीं रहे हैं या आपको प्रॉब्लम है उनसे इनपुट लेने में। क्योंकि पास्ट में तो मैंने ये देखा है कि दोनों भाई हाथ में हाथ डाले साथ घूमते हैं। क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडियन टीम में? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इन्हें प्रॉब्लम हो रही है अब एक दूसरे से। क्योंकि मैंने कई बार ये देखा कि डीआरएस रिव्यू लेते समय भी कोहली का कोई और व्यू है, आपका कोई और व्यू है। आप जब तक कोहली से बात होती है उससे पहले आप ले चुके हो। आई एग्री कि कैप्टन का कॉल होता है और आपने उस हिसाब से ले लिया। आपके लिए ज़रूरी था बॉलर से बात करना, आपके लिए ज़रूरी था कीपर से बात करना। एक बार पलट के देख तो सकते हो आप कोहली की तरफ, क्योंकि टीम में बहुत लिमिटेड प्लेयर हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है। आप पलट के देख तो सकते थे। हालांकि इन रिव्यूज़ में तो आप उनकी तरफ ज़रूर पलट के देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सही चीज़ कह रहे होते हैं, आप उधर देखते नहीं, पहले रिव्यू ले चुके होते हो, कई बार टाल देते हो रिव्यू। तो मैं कहता हूं कि ज़रूरी है कि अगर आपके एक्सपीरियंस प्लेयर कुछ बोल रहे हैं तो आप उसे सुनो। साथी भाई ने यह कहा कि जब आप इस तरीके के टारगेट को चेज करने आते हो, 147 के टारगेट को चेज करने आते हो, तो आप बॉलर पे प्रेशर बनाते हो। बॉलर पे प्रेशर बनाते हो? सच में इतना घटिया खेल रहे हो आप पूरे सीरीज में, आप बॉलर पे प्रेशर बना लोगे? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि रोहित शर्मा आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो किस मेडिसिन पे हैं वो। मतलब आप समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या दवाइयाँ वो खा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बातों का सेंस समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके शब्द जो है ना वो बदल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो बॉलर पे प्रेशर डालेंगे, और बैटिंग क्या चल रही है कि 4 विकेट गिर गए हैं, 50 क्रॉस नहीं हो रहे हैं, 4 विकेट गिर गए हैं, 6 विकेट गिर गए हैं, ये हाल रहता है इनका। और ये बॉलर पे प्रेशर डालने वाले थे। प्रेशर तो आप तब डालोगे ना जब आपको पता हो कि टेस्ट फॉर्मेट होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी बता रहा हूं मैं, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट फॉर्मेट आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या होता है। T20 खेलने के चक्कर में, टेस्ट मैच का T20 बनाने के चक्कर में आपने 3-3 दिन में मैच खत्म किए, आपसे रुका नहीं जा रहा है विकेट पे। ऐसा नहीं है कि आज ही टर्न हो रही है बॉल, टर्न पहले भी होती थी। जब सचिन द्रविड़ ये लोग खेलते थे, मैं मानता हूं कि इतना जीतने का स्टैट नहीं, कम से कम क्लोज तो ले जाते थे, फाइट तो देते थे। आज की डेट में पता नहीं टीम सिलेक्शन कर कौन रहा है कि आप टेस्ट खेलने भेज देते हो जहां पर आपको पता है कि हमारे बैट्समैन डिफेंस कर ही नहीं सकते। इसका पॉइंट अभी आएगा शुभमन गिल वाले कमेंट्री में, लेकिन मैं उससे पहले आपको यह बता दूं कि इस टीम के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट खेलने का। जो है कोहली, रोहित, इन लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है वो नल एंड वॉइड है, वो नल एंड वॉइड है। ये उस पर मिट्टी डाल चुके हैं, ऑलरेडी दफना चुके हैं उस टीम को जो टेस्ट जीता करती थी, जो जिन्हें टेस्ट खेलना आता था। जो बहुत लंबे टाइम तक ये दूर रह गए ना टेस्ट से, उसकी वजह से इनके दिमाग में ये प्रॉब्लम हो गई है कि सिर्फ मारना होता है, रोकना होता है, इनको नहीं पता है। और जो चीज नहीं पता है, जो चीज भूल चुके हो, उसे भूल ही जाओ। रोका तो जा ही नहीं रहा है तुमसे। जब तुम्हें पता है कि सिर्फ मार ही पाओगे तो मारा भी क्यों नहीं, थर्ड वाले में तो मार लेते। रोहित ने कहा कि मुझे आउट होने का रिग्रेट नहीं है, मैं खुल के खेलने की कोशिश कर रहा था। तो सच बताऊं तो जो फोर्थ इनिंग थी, यानी इंडिया की जो सेकंड इनिंग थी, उसमें उनके आउट होने का मुझे इतना दुख नहीं है, क्योंकि वो डिफेंस करते हुए आउट नहीं हुए, वो शॉट मारते हुए आउट हुए। तो एटलीस्ट मुझे इस चीज़ की तसल्ली है कि हाँ भाई ट्राई तो किया।
क्योंकि जिस तरीके से थ्रू आउट द इनिंग, थ्रू आउट द सीरीज इन्होंने खेला है ना, कि डिफेंस करते हुए आउट हो गए, बॉल बल्ला लगा रहे हैं और आउट हो जा रहे हैं, बल्ला लगा रहे हैं और आउट हो जा रहे हैं, तो उसकी जगह खेलते हुए आउट हुए, ये देख करके फिर भी ठीक लगा कि चलो यार, क्या पता ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में ये इस माइंडसेट से जाएं और क्या पता कुछ कर पाएं। क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है ना कि हमारे सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि बैटिंग होती कैसे है, उनको नहीं पता चल रहा है। वो जाते हैं, अपना बल्ला उठाते हैं, वहां जाते हैं, आउट होते हैं, आते हैं, फिर एसी में आराम से बैठते हैं कि हाँ। उसके बाद बात हुई पंत के डिसमिसल की। भाई पंत वाला कंट्रोवर्शियल था डिसमिसल, और वो अगर होते तो शायद मैच जीत जाते। भाई बहुत अच्छी बात है ये, इस बात से तो खैर हर हिंदुस्तानी एग्री करेगा कि भाई ऐसे आउट नहीं देने चाहिए और रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहूँगा कि भाई पंत तक बात क्यों जा रही है, जब हमारे पास टॉप क्लास के बैट्समैन हैं हमारे टॉप ऑर्डर में, तो पंत तक बात जा ही क्यों रही है। सरफराज को जब आप 7वें पे खेलने के लिए भेजते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो टॉप ऑर्डर अगर आपका इतना अच्छा है तो कहीं काम क्यों नहीं कर रहा है। जायसवाल चलेगा, गिल चलेगा, ठीक है, बाद में आके पंत चल जाएगा, कभी सरफराज मार देगा, कभी अश्विन मार देगा, कभी जडेजा मार देगा। टीम में और भी कोई होगा जो बैटिंग कर लेता होगा, जैसे किसी को हम किंग कहते होंगे, किसी को हिटमैन कहते होंगे, ऐसा कोई होगा ना। तो वो लोग कब खेलेंगे। WTC की बात होने लगी कि भाई WTC में आपका क्या प्लान है वहाँ जाने के लिए, या ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में जो आपका टारगेट है। तो मैं आपको बता दूं कि अब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ जो है 5 मैच की, उसमें हमें 4 जीतने और 1 ड्रॉ कराना ज़रूरी है। अब देखो, मैं जिंक्स नहीं करना चाहूँगा इसे, लेकिन सच आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 4 जीतना और उसके बाद 1 ड्रॉ कराना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये कितना टफ होने वाला है। तो देखो, मैं तो सपने से जाग गया हूं, जो हम सोच रहे थे ना, या जो ये सोच रहे थे कि ये WTC जीतेंगे और उसके बाद जाकर के ये संन्यास लेंगे, तो मुझे लगता है कि T20 के संन्यास के साथ इन्होंने संन्यास ले लिया है। और रोहित शर्मा ने कहा है कि वो 1 एट अ टाइम लेकर के चलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में जो मैचेस आने वाले हैं उनके बारे में सोचेंगे, उसके आगे नहीं सोचेंगे। अभी एक एक करके मैच जीतेंगे और ऐसे करके फिर बाद में सोचेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाते हैं तो क्या होगा। साथ ही उन्होंने तारीफ़ की न्यूजीलैंड की भी, और ये भी कहा कि न्यूजीलैंड के बारे में या श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका भी न्यूजीलैंड जो है कंसिस्टेंट रही है, सेमीफाइनल्स फाइनलिस्ट रही है ज़्यादातर टूर्नामेंट में, ICC टूर्नामेंट्स में। तो इस वजह से ना, मतलब उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला, इस चीज़ की तारीफ़ की। अच्छी बात, कोचिंग स्टाफ के सवाल पे भी उन्होंने यही बात कही है कि कोचिंग स्टाफ को अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक सिर्फ 2 ही सीरीज़ हुई है जिसमें से 1 ही हारे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि 2 टेस्ट सीरीज़ हुई है जिसमें से 1 जीते हैं, 1 हारे हैं। हालांकि वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जीते बांग्लादेश से हैं, हारे न्यूजीलैंड से हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये समझा नहीं पा रहा हूँ, अगर कोई व्यूअर समझा पाए उन्हें तो आप वीडियो उन्हें दे सकते हो, उन्हें शेयर कर सकते हो, या आप खुद वहाँ पर जाकर के कमेंट कर सकते हो कि भाई लोगों की नज़र पड़ रही है इस चीज़ पे। तो जब मैं शुभमन गिल की बातें सुन रहा था तो उसमें एक बात आई कि जैन फैब में इन्होंने प्रैक्टिस की थी स्पिन खेलने के लिए, और उसके बाद अब जा करके मौका मिला है। तो आप ये समझ लो कि ये ऑलरेडी आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं स्पिन खेलने के मामले में। अब इन बातों से, क्योंकि ऑलरेडी ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं कि ये किस तरीके से स्पिन को खेलते हैं, या स्पिन वाले ट्रैक पे इनका इंडिया हो, श्रीलंका हो, कहीं पर भी क्या हाल होता है। खास करके जो ODI और टेस्ट टीम है, T20 वाली टीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ तो रोहित शर्मा और कोहली नहीं है तब भी वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा और कोहली वाले टीम की, कि ये टीम क्या परफॉर्म कर रही है। टीम में इनको बुमराह दे दो तो भी कुछ नहीं हो रहा है इनसे, ठीक है, क्योंकि 2 मैच में तो था ही। और मैं एग्री करता हूं कि भाई स्पिनिंग ट्रैक है, बट बुमराह इज नॉट अ सिंपल बॉलर। कुछ तो गड़बड़ है जो बुमराह नहीं उस तरीके से निकाल पा रहा है चीज़ें। ट्रैक स्पिन का है तो जाहिर सी बात है पेसर को होगा प्रॉब्लम उसमें, लेकिन बुमराह के पास कम वेरिएशन नहीं है। यॉर्क लेंथ की बॉल उसकी इतनी बुरी नहीं है कि उससे पिच का उतना उसको प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि आखिर उस तरीके से क्यों नहीं परफॉर्मेंस आ पा रही है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई अगर कभी भी, अब सबसे ज़रूरी ये है ना कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि ये लोग टेस्ट खेलने के लिए गए हैं और कोई भी मैच 3 दिन में, 2 दिन में नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ ख़त्म होता है ना, तो 2 दिन इनको धूप में दौड़ाओ, इनके साथ प्रमोशनल मैचेस करवाओ, पब्लिक को खिलवाओ कि तुम्हें 8 घंटे खेलना ही खेलना है।
क्योंकि ये छुट्टी करने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए मैच खत्म करके 2 दिन में निकल जाते हैं यहां से। जल्दी आउट हो, अंदर जाके बैठो, यही चल रहा है भाई। मुझे इनके इंटेंशंस पे उस तरीके का डाउट नहीं है, बट इन्हें भी ये फील होना चाहिए कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप लोगों को ये कहोगे पहले मैच के बाद कि नहीं यार, हमारे पॉजिटिव साइड को देखो, हमारे स्टैट्स को देखो, सेकंड मैच के बाद आप कहोगे कि ऐसा तो होता रहता है, और उसके बाद थर्ड मैच के बाद कहोगे कि हमसे गलती हो गई है, हमने ध्यान नहीं दिया है। तो मतलब रोने की हद होती है यार। तुम प्लेयर हो, तुम्हें वहां इंडिया के लिए खेलने के लिए भेजा गया है, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने के लिए भेजा गया है कि नहीं ये तो हो जाता है, ऐसे हो जाता है वैसे। अरे देखो भी तो क्या हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, रोज हो रहा है तुम्हारे साथ, और तुम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हो। एक तो इनका कोचिंग स्टाफ को इन्होंने डिफेंड किया कि भाई इनको टाइम लगेगा, नए हैं और ये सब। अरे भाई टाइम लगे, कोचिंग में वो नए थोड़े ही हैं, कोचिंग में नए नहीं है भाई, इंडियन टीम के साथ नए हैं। ये जो बात तुम कर रहे हो ना कि नए और उन्हें टाइम लगेगा, भाई अगर ऐसा ही टाइम लगना था तो द्रविड़ का एक्सटेंशन ले लेते, उसके साथ काम कर लेते कुछ साल। क्या इतना बुरा था वो? तो भाई समझ के परे हैं इनकी बातें कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि उनसे ज़्यादा जो लॉजिक है वो मुझे शुभमन गिल की बातों में लगा, और मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी उसकी बातें सुनना, तो शायद आपको भी समझ में आए कि वो फिर भी बेटर कुछ कह रहा था। रीज़न ये भी हो सकता है भाई कि मैं कहता हूँ रोहित शर्मा भी बहुत प्रेशर में है, और ये एक तरीके से मैं कहता हूँ ना कि ये इस पे नज़र पड़नी चाहिए टीम मैनेजमेंट की, ना कि हम जैसे लोगों की। और ये अगर टीम मैनेजमेंट नहीं देख पा रहा है तो मुझे पता नहीं टीम मैनेजमेंट करता क्या है इनका। अगर वहां बैठ करके कोल्ड ड्रिंक पीने के अलावा भी कुछ टीम मैनेजमेंट करता है तो क्या करता है मुझे नहीं पता चल रहा है। टीम मैनेजमेंट को यह समझ में नहीं आ रहा है रोहित शर्मा अभी किस तरीके के प्रेशर में। परफॉर्मेंस गई हुई है पूरी टीम की, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्पिनिंग ट्रैक पे अगर जडेजा को मिल जा रही है विकेट, अगर वॉशिंगटन सुंदर को मिल जा रही है विकेट, बहुत अच्छी बात है। 3 प्लेयर के भरोसे आप बैठे हुए हो। अगर अश्विन को मिल जा रही है विकेट तो आप इनके परफॉर्मेंस के भरोसे बैठे हुए हो कि विकेट मिलते ही रन अपने आप बन जाएंगे। रन बनाने कौन आएगा, कहां से लाएंगे? अगर खरीद के मिल रहा होता तो आपका अमीर क्रिकेट बोर्ड खरीद तो लेता ही रन, लेकिन खरीद के तो नहीं मिलेगा ना वो रन, उसके लिए तो किसी को खेलना पड़ेगा। पुजारा को तो आप खिलाओगे नहीं भाई, वो फ्यूचर है नहीं, और प्रेजेंट तो आप डुबा ही दोगे इन लोगों के साथ, क्योंकि इन्हें टेस्ट खेलना आता ही नहीं है। तो भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके टीम मैनेजमेंट से तो चांस दे दो उन लोगों को जिन्हें टेस्ट का पता है। और साथ ही मैं कहूँगा कि रोहित शर्मा अगर इतने प्रेशर में है कैप्टनसी की वजह से तो उनका बोझ हल्का करो। एज अ बैट्समैन बहुत खतरनाक है वो, और उनका ऑर्डर ऊपर नीचे तभी होगा जब कोई दूसरा कैप्टन होगा। वो उनके कैप्टन रहते नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो टेम्पो सेट कर देंगे आगे आकर के। और पिछले 3 मैचों में 6 इनिंग में उन्हीं का टेम्पो सेट किया हुआ है कि आप मारोगे आप आउट होगे, आप रोकोगे आप आउट होगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई देखो, इंडियन टीम को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है अभी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये लोग बहुत प्रेशर में हैं अभी। रोहित शर्मा बहुत प्रेशर में है। मुझे पता है कि मैंने रिव्यू में उसके बारे में बहुत कुछ ऐसा बोला है जो मतलब एक ऐसा बंदा जो उस हीट को नहीं झेल रहा है उसके लिए रिव्यू करना आसान होता है, चीज़ें बोलनी आसान होती है। बट इस बात में भी लॉजिक है कि जो मैं कह रहा हूँ वो कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, और उसके बावजूद ना मैनेजमेंट ध्यान दे रहा है, ना कैप्टन ध्यान दे रहा है, ना कोच ध्यान दे रहा है। तो इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। बट हम सब रोहित शर्मा के साथ हैं। मैं आपको इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें मैं स्क्वाड भी डिस्कस करूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया वाली है, जो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेलने के लिए जा रही है। और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें वो सीरीज़ हमारी देखनी ज़रूरी है। अभी के लिए मैं कहूँगा लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इंडियन टीम के साथ, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोज़ मेरी मिल पाएँ। अभी के लिए मैं चलता हूँ, आदियोस।